हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा प्रैक्टिस सेट 25 रहेगा, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोई बालक अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है। फर्स्ट, व्यक्तिगत रुचि को बढ़ावा देने के लिए। सेकंड, स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए। सी ऑप्शन आता है समस्या समाधान करने में असफल, या फिर डी ऑप्शन आता है सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका इसका होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है। और ख़ासकर जब जब उन्हें करके सीखने और अपनी गति से अन्वेषण करने और गतिविधि में पूरी तरह से शामिल होने के क्या है अवसर दिए जाते हैं। मीन्स लर्निंग बाय डूइंग। क्या है आपका लर्निंग बाय डूइंग, कि जब करके सीखने पर क्या होता है जब उन्हें करके सीखने पर या किसी भी अन्वेषण करने पर ऐसी गतिविधि में शामिल करने के लिए उनको अवसर दिए जाते हैं, तो बालक जो है अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का क्या है प्रयोग करता है। और जो बच्चे हैं वो अपनी पसंद की चीज़ों में क्या है गहराई से शामिल होकर नई चीज़ों को क्या है सीखते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका आत्मविश्वास, इससे क्या होता है कि जो बालक होता है उसका क्या है आत्मविश्वास और उनका आत्मबोध जो होता है, ये दोनों की दोनों चीज़ क्या है बढ़ती हैं और सीखने की निरंतर प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो लिख लेना कि ये किस तरीके से जो है कैसे काम करता है। फर्स्ट है आपका सक्रिय भागीदारी। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका कि जब बच्चा खुद से कोई बच्चा है वो अपने आप से क्या है कोई तरीका चुनते हैं, तो वो सीखने की प्रक्रिया में क्या है बहुत अधिक क्या है सक्रिय रूप से शामिल होते हैं और अपनी गति से क्या है खोज और अन्वेषण को क्या है करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है इसका रुचि। सेकंड पॉइंट है रुचि और जुड़ाव। ठीक है, तो इसमें होता है कि तब कोई बालक अपनी रुचि से जुड़ने से क्या होता है कि उन्हें पाठ्यक्रम का जो मूल्य है वो समझने में भी क्या हो जाती है बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, जिससे जुड़ाव जो होता है वो कैसा हो जाता है गहरा स्तर बनता है उसका, और उसकी जो इंटरेस्ट है जो उसकी रुचि होती है ये भी बढ़ती है बालक की। ओके, और इसमें मैंने बता ही दिया था कि आत्मविश्वास और जो आत्मबोध होता है वो भी बढ़ता है। और इसके साथ एक पॉइंट और आता है इसमें कि आत्मनिर्मित उपयोगिता मूल्य। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब छात्र मीन्स कोई स्टूडेंट खुद किसी विषय के मूल्य पाते हैं, तो ये बाहरी रूप से क्या है प्रदान की गई जो जानकारी होती है उससे कहीं अधिक क्या होते हैं शक्तिशाली होते हैं। और इस तरीके से क्या होता है कि तब बालक अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है, तो इसमें जो टीचर होते हैं और जो माता पिता होते हैं, जो अभिभावक होते हैं, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन आपका चेंज हो सकता है, ऑप्शन आपके चेंज हो सकते हैं कि भाई माता पिता की कैसे भूमिका होती है, या फिर जो इसमें देखो बी ऑप्शन है स्कूल छोड़कर भाग जाना, तो भाग जाने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है आपका। समस्या समाधान करने में असफल होना, तो असफल भी नहीं हो रहे, तब वो अपनी सर्वोत्तम विधि का प्रयोग कर रहे हैं, और सभी आ ही नहीं सकता क्योंकि ये और ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर तो आपका ए ऑप्शन हो गया। लेकिन आपके ऑप्शन क्या है चेंजेस हो सकते हैं, तो सारे पॉइंट्स को क्या है ध्यान से सुना करो, या मैं हेडिंग लिखाती हूँ तो उसके बारे में जो बताती हूँ उसको नोट करते रहा करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बच्चे के सीखने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट आता है सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। सेकंड, सीखना निरंतर प्रक्रिया है। सी, सीखना सामाजिक संदर्भ में होता है, या फिर डी सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सभी। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन आता है आपका, फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं अगर, तो जो सीखना है वो एक सक्रिय प्रक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि इससे क्या है बच्चे ऐसा नहीं है कि सिर्फ जानकारी जानकारी है, ऐसा नहीं है कि उसको ही क्या कर रहे हैं सुन रहे हैं।
सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको सुनी रहे हैं। जबकि इस जानकारी से क्या होता है, या उनकी कोई बच्चे की जो जानकारी होती है उससे क्या है, जुड़ते हैं। ठीक है, और जिसके बहुत सारे पहलू हैं इसमें, जैसे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं इसके। जैसे फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपका, मोस्टली आता ही आता है ये वाला, तो स्वयं करके सीखना, मतलब लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि बच्चे खेल, प्रयोग और गतिविधि के माध्यम से क्या है, सीखते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है ज्ञान का निर्माण, ज्ञान निर्माण। ठीक है, इसमें आता है कि बच्चे अपने जो भी उनका ज्ञान होता है, मीन्स कोई बच्चा है उसके अंदर जो मौजूद उसके अंदर ज्ञान है और जो अनुभव हैं उनके आधार पर वो क्या करता है, नए ज्ञान का निर्माण करता है और उसको गहरी समझ मिलती है इस चीज़ से। ठीक है, और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है आपका, थर्ड पॉइंट है इसमें स्वनियमन। स्वनियमन मतलब कि बच्चे सीखते हैं वो अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित करते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करते हैं, ये आता है स्वनियमन के अंतर्गत आपका। ठीक है, ऐसे इसके बहुत सारे पॉइंट हैं, तो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे वो मैंने बता दिया। उसके बाद आता है कि जो सीखना है वो एक निरंतर प्रक्रिया है क्या। ठीक है, ये क्या है, एक निरंतर प्रक्रिया है, मतलब कि ये एक आपकी आजीवन भी बोल सकते हैं। निरंतर की जगह आपका आजीवन भी आ सकता है कि ये आजीवन प्रक्रिया है, क्योंकि वे अपने जो बच्चे होते हैं वो अपने आसपास की दुनिया को क्या करते हैं, लगातार फील करते हैं, अनुभव करते हैं, और क्या करते हैं, अवलोकन भी करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं, और प्रयोग के माध्यम से अपने ज्ञान और समझ को क्या करते हैं, उसका विस्तार करते हैं और उसको बड़ा करते हैं, व्यापक करते हैं। तो खेल, अवलोकन, निर्देश के माध्यम से लगातार अपनी परिकल्पनाओं को परखते हुए क्या कर लेते हैं, समायोजित करते हैं। और इसमें एक पॉइंट और आता है, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि ये एक जटिल गैर रेखिक प्रक्रिया है। गैर रेखिक क्या है, रेखिक प्रक्रिया है जो तथ्य को याद करने से कहीं बढ़कर क्या है, जीवन भर चलती रहती है आपकी। ठीक है, कि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, ज्ञान का निरंतर इसमें विस्तार होता है, ये रटने तक सीमित नहीं होती बल्कि कौशल का निरंतर विस्तार होता है इससे, और अनुभव और प्रयोग पर आधारित है, समझ का इसमें विकास होता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके। ओके, इसी तरीके से आपका थर्ड पॉइंट आता है कि बच्चों के संदर्भ में सीखना सामाजिक संदर्भ में होता है। ठीक है, तो इसमें बच्चे के लिए जो सीखना है वो एक तरह से स्वाभाविक रूप से क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया होती है, सामाजिक होता है ये। ठीक है, जहाँ पे वो क्या करते हैं, परिवार अपने साथी और समूह के साथ क्या है, अंतः क्रिया करके क्या करते हैं, सीखते हैं। अब इसमें जो आपका पॉइंट आता है, सामाजिक संदर्भ में कैसे सीखना होता है उनका, या सीखने के सामाजिक संदर्भ की क्या भूमिका होती है एक तरह से। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा समूह कार्य, या फिर आ जाता है इसमें आ जाता है सहयोग आपका। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे दूसरों के साथ काम करने में, सहयोग करने से सीखते हैं, जिससे क्या होता है, समुदाय की भावना पैदा होती है और प्रेरणा भी मिलती रहती है। तो सेकंड पॉइंट आता है इसी में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ठीक है, इसका मतलब है कि बच्चे की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है उनके, तो इसमें क्या होता है, बच्चे की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है वो उनके सीखने के तरीक़ों को क्या करती है, प्रभावित करती है। इसलिए पाठ्यक्रम को उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से क्या है, जोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसमें आपके परिवार आते हैं, पारिवारिक भी आता है इसके अंदर, आपका क्या आता है, पारिवारिक और सामुदायिक संबंध। पारिवारिक और सामुदायिक संबंध आपके। ठीक है,
कि परिवार और जो स्थानीय समुदाय है वो बच्चों के सीखने में क्या है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और टीचर को जो होते हैं वो अभिभावक से जुड़ना चाहिए और समुदाय में भागीदारी के अवसर भी तलाशने उनको चाहिए। तो बच्चों के सीखने के संदर्भ में ये सारे पॉइंट्स जो हैं इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व है। फर्स्ट, भाषा संप्रेषण में निपुणता। सेकंड, असीमित कल्पना शक्ति। सी, बालक के सामने अपनी समस्या। या फिर डी, बोलने की गति। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए ऑप्शन, कि किसी बालक के बारे में जो तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट या आवश्यक तत्व होता है वो होता है भाषा संप्रेषण में निपुणता लाना। ठीक है, ये नहीं है कि असीमित कल्पना शक्ति, बालक के सामने अपनी समस्या, आपकी समस्या या बोलने की गति, ये इम्पोर्टेंट नहीं है या आवश्यक तत्व ये नहीं है इसके। ठीक है, क्यों है? क्योंकि जो भाषा है वो ना केवल ज्ञान को प्राप्त करने का माध्यम है, बल्कि वो क्या करती है, जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के जो क्या होते हैं विकास, मस्तिष्क के विकास को क्या करती है, प्रोत्साहित करती है आपकी। ठीक है, और समस्या का जो समाधान होता है उस कौशल में क्या है, सुधार करती है, और बच्चे को उनके विचार, जो बच्चे के विचार होते हैं उनको व्यवस्थित करने के लिए और दूसरों के साथ क्या है, प्रभावी ढंग से संवाद करने में क्या है, सक्षम बनाती है आपकी। और बालक जो है तब भाषा संप्रेषण में क्या है, निपुण हो जाते हैं। तो बच्चे भाषा के माध्यम से क्या है, चीज़ों को समझना शुरू कर लेते हैं और तर्क के आधार पर बहुत सारी जो घटनाएं होती हैं या फिर जो अनुभव होते हैं उनमें निष्कर्ष निकालने लग जाते हैं। और भाषा के उपयोग से ही जो बच्चे होते हैं वो वस्तु या विचार की तुलना करने लग जाते हैं, अंतर खोजना सीख जाते हैं, जो तर्क के लिए क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है या प्रोसेस होता है। ठीक है, और एक और पॉइंट आता है कि बच्चे अपनी सोच को भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, जिससे वो खुद से संवाद करते हुए अपने तर्क को मजबूत कर सकते हैं और अपनी सोच को क्या कर लेते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। और भाषा विकास के लिए क्या कर सकते हैं, जो भाषा है विकास के लिए क्या कर सकते हैं हम, तो इसके पॉइंट्स आ जाते हैं। मीन्स भाषा का अगर विकास करना है तो इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं कि बच्चों के साथ क्या है, बच्चों के साथ खूब बातें करें, क्या करें, बातें करें। और सेकंड आता है सवाल पूछें, सवाल पूछें। थर्ड आता है कहानी सुनाएं, थर्ड में क्या आता है कि कहानी सुनाएं बच्चों को। इससे क्या है होता है, भाषा विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है और भाषा का विकास भी होता है इससे। और उनको थर्ड फोर्थ आता है किताब पढ़ने के लिए, किताब पढ़ने के लिए क्या करें, प्रोत्साहित करें। ठीक है, और बच्चों के विचार को ध्यान से सुने और उन पर क्या है, चर्चा करें। और खेल खेल में बातचीत करने का उनको क्या है, अवसर भी दें। तो बहुत सारे पॉइंट हैं इस तरीके से, कुछ भी कहीं से भी आ सकता है, तो आपको पूरा डिटेल पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बच्चे के सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना गया है? फर्स्ट, पुनर्बलन के आधार पर सोचना। सेकंड, अनुकरण के आधार पर सोचना। थर्ड, अनुभव के आधार पर सोचना। या फिर आपका डी, तर्क के आधार पर सोचना। तो करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा आपका तर्क के आधार पर सोचना। सोचना तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सबसे उच्च जो माना गया है वो माना गया है डी ऑप्शन, मीन्स तर्क के आधार पर सोचना आपका। ठीक है, सबसे उच्च माना गया है। क्यों माना गया है इसको? क्योंकि ये बच्चे की समस्या को, जो कोई भी बच्चे की समस्या होती है, ठीक है, उसको समझने में, समस्या का कोई सॉल्यूशन है उसको खोजने की क्षमता को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट तो आ जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, कि
तर्क का उपयोग करके बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी अगर उनके सामने प्रॉब्लम होती है तो उसका जो सॉल्यूशन है उसको निकाल पाते हैं, या उसका जो हल है वो करने में क्या है, हल करना सीख जाते हैं। ठीक है, भले ही जो समस्या है वो प्रत्यक्ष अनुभव से जुड़ी हो उनके। ओके, सेकंड पॉइंट आता है इसी का, कारण व प्रभाव समझना। ठीक है, कि तर्क के माध्यम से क्या होता है, बच्चे का जो कारण होता है, जो उसके प्रभाव होते हैं, उसके संबंध को समझ सकते हैं। मतलब जो उन्हें दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, तो ये पॉइंट हैं इसके, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका डी ऑप्शन। और अगर बच्चों में हमें तर्क का विकास करना है तो या बढ़ावा देना है तो हम उनको क्या कर सकते हैं, हम उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। ठीक है, हम उनको क्या है, आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, आत्मविश्वास को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हम उनके अनुभव या अभ्यास हो गए, वो बच्चों को उनकी आयु के अनुसार समस्या का अभ्यास करवाना चाहिए, उन्हें विभिन्न स्थिति से अवगत कराएं, रुचि का विकास करें उनकी। ठीक है, और उनसे चर्चाएं करें, समूह चर्चा में भाग लेने के लिए उनको प्रोत्साहित करें, दूसरे के विचार को सुन सकें और समझ सकें। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम बच्चों के तर्क को बढ़ा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तिगत विभिन्नता पर निम्न में से कौन सी आधारित प्रणाली है। फर्स्ट प्रोजेक्ट प्रणाली, बी ऑप्शन में आता है ए और बी दोनों, मतलब ए और सी आएगा, सॉरी ए और सी, और सी ऑप्शन में आता है डाल्टन प्रणाली, और डी में आता है कोई नहीं। मीन्स प्रोजेक्ट प्रणाली, डाल्टन प्रणाली, या फिर ये दोनों प्रणाली जो हैं व्यक्तिगत विभिन्नता में आधारित प्रणाली हैं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका, करेक्ट आंसर रहेगा इसका बी ऑप्शन आपका। तो करेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन हो गया। अब आपका जो डाल्टन प्रणाली है, ये जो प्रणाली है व्यक्तिगत विभिन्नता को, व्यक्तिगत विभिन्नता को क्या है, पूरा करने के लिए क्या है, डिज़ाइन की गई एक छात्र केंद्रित शिक्षा प्रणाली होती है, जिसमें क्या होता है, जो छात्र की क्या होती है, गति होती है, छात्र की अपनी जो गति होती है, उसकी जो रुचि होती है, उसकी जो योग्यता होती है, किसकी, छात्र के बारे में बात कर रहे हैं, योग्यता होती है, के अनुसार क्या है, स्वयं अध्ययन करने का अवसर मिलता है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता कि एक ही समूह में सभी के लिए एक समान शिक्षण विधि का प्रयोग करके बजाय, मीन्स स्वयं अध्ययन करने का अवसर मिलता है, ऐसा नहीं है कि एक ही समूह में क्या है, तुम्हें एक समान शिक्षण में ही तुम्हें प्रयोग करने हैं। और इस प्रणाली में क्या होता है, छात्रों की जो व्यक्तिगत ज़रूरतें होती हैं उनको ध्यान में रखा जाता है, और अपनी क्षमता के अनुसार विषय चुनने की स्वतंत्रता भी उनको दी जाती है, और समय और स्थान का इसमें कोई भी प्रबंधन नहीं होता आपका डाल्टन प्रणाली में। उसके बाद है प्रोजेक्ट प्रणाली आपकी। ठीक है, तो प्रोजेक्ट प्रणाली भी क्या है, आधारित प्रणाली है, क्योंकि इस प्रणाली का जो उद्देश्य है वो है इसका भी यही है कि छात्र का जो व्यक्तिगत योग्यता है, छात्र की क्या है, व्यक्तिगत जो योग्यता है, ठीक है, उनकी इसके अंदर भी आता है जो रुचि है, जो उनकी क्या होती है, क्षमता होती है, उनका जो स्वभाव होता है, उसके अनुसार शिक्षा देना होता है, क्योंकि हर बालक अद्वितीय है एक तरह से, और समान विधि से सभी को नहीं सिखाया जा सकता है आपका। ओके, और आपको इसका तो पता लग ही गया, करेक्ट आंसर ये है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि व्यक्तिगत विभिन्नता होती क्या है, मीन्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता क्या है ना। मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर को तो एक्सप्लेन कर दिया, बट आपका क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता होती क्या है। तो इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत जो विभिन्नता है वो क्या है, शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक विशेषताओं में पाए जाने वाले जो भी अंतर होते हैं, मीन्स एक व्यक्ति को दूसरे से क्या है, अलग करती है, हर एक व्यक्ति क्या है, अद्वितीय बनता है इसमें। ठीक है, और ये क्या है, यह आनुवंशिक और पर्यावरण जैसे जो कारक होते हैं उनसे प्रभावित होती है, जैसे हमारी बुद्धि हो गया, हमारी रुचि हो गया, हमारा स्वभाव हो गया,
हमारा शारीरिक विभिन्नताएं हो गई। शारीरिक विभिन्नता लाइक हमारा जैसे हमारी हाइट हो गई, ठीक है, हमारा कलर हो गया, फेस कलर या हमारा बॉडी का कलर, रंग हो गया, बनावट हो गई। तो ये सब क्या होती है, अलग होती है। बुद्धि में क्या होता है, बुद्धि अलग होती है, आईक्यू लेवल हर किसी का अलग होता है, स्वभाव अलग होता है, इंटरेस्ट अलग होता है। तो ये क्या है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न करती है, अलग करती है, वो होती है व्यक्तिगत विभिन्नता आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार निम्न में से नहीं है। सामाजिक विभिन्नता, भावनात्मक विभिन्नता, रुचि विभिन्नता। और यहाँ ये ऑप्शन नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा आपका निर्देशन, ठीक है। तो निर्देशन, इनमें से कौन सा नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका निर्देशन, कि व्यक्तिगत विभिन्नता जो है निर्देशन का प्रकार नहीं होती है, बल्कि सामाजिक, भावनात्मक, रुचि जो है इनका क्या है, प्रकार होती है आपका, ठीक है। अब आपका जो सामाजिक विभिन्नता है इसका प्रकार कैसे होती है, कि दूसरे के साथ घुलने मिलने और सामाजिक कार्यों में शामिल होने के तरीके जो होते हैं वो हर एक व्यक्ति के कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है भावनात्मक विभिन्नता, मीन्स खुशी, दुख, क्रोध, ये भावनाओं के प्रति क्या है, भिन्न प्रतिक्रियाएं करते हैं। कोई खुश है, कोई दुखी है, कोई क्रोधित है, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका रुचि, इंटरेस्ट भी आपका क्या होता है, जो रुचि होती है वो भी हर एक व्यक्ति की क्या होती है, अलग अलग होती है आपकी। तो ये सारे तो टाइप्स हो गए, लेकिन जो निर्देशन है वो इसका टाइप्स प्रकार नहीं होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मंद बुद्धि बालक की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है। फर्स्ट, भाषा का अल्प विकास, सेकंड, सामाजिक असमायोजन, थर्ड, मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता, या डी ऑप्शन, स्कूल में असफलता के कारण निराशा। तो करेक्ट आंसर है इसका, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि मंद बुद्धि जो बालक होते हैं उनकी जो मानसिक तीव्रता होती है, मानसिक प्रक्रिया की जो तीव्रता होती है वो कैसी होती है, कम होती है, ठीक है। जबकि ऑप्शन में क्या हुआ है, तीव्र होती है, तो तीव्र थोड़ी ना होती। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आपका ये सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। कि क्या होती है, कम बौद्धिक क्षमता के कारण इनके जो दैनिक जीवन के लिए आवश्यक जो अनुकूलन कौशल में क्या होता है, कमी देखी जाती है मोस्टली। मीन्स मंद बुद्धि वाले बालक क्या है, धीमी गति से सीखते हैं। यहाँ तीव्र लिखा है तो ये आपका आंसर सही हो गया, ठीक है। जबकि जो मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं, जबकि आपके मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं वो क्या है, बहुत धीमी गति से सीखते हैं। उन्हें बोलने, सामाजिक व्यवहार या फिर किसी क्षेत्र में क्या है, कठिनाई होती है उनको, ठीक है। और जो मानसिक बुद्धि वाले मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं, इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है, आईक्यू लेवल जो होता है वो 50 से 70 के बीच में होता है आपका। ओके, इसका जो आईक्यू लेवल होता है वो होता है आपका 70 से 75 के बीच में, ठीक है। मंद बुद्धि के बालक का आईक्यू लेवल होता है 70 से 75 के बीच में होता है आपका, अगर ये ऑप्शन आता है तो। और अगर ऑप्शन आता है 50 से 75 तो ये भी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समायोजन संबंधी समस्या किसके साथ सर्वाधिक होती हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालक के साथ, सृजनात्मक बालक के साथ, प्रतिभाशाली बालक के साथ, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका मानसिक रूप से पिछड़े जो बालक होते हैं उनमें समायोजन संबंधी समस्या जो है सबसे ज़्यादा होती है। जो सृजनात्मक क्रिएटिव बालक होता है तो उसमें तो नहीं होती भाई, वो तो समायोजित हो जाता है समायोजन। प्रतिभाशाली बालक में भी नहीं होती। जबकि जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, समस्यात्मक जो बालक हैं वो होते हैं असामाजिक व्यवहार, कक्षा में बाधा, चोरी करना, या सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, सभी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए समस्यात्मक बालक जो होते हैं वो कौन होते हैं। तो समस्यात्मक बालक ऐसे बालक होते हैं जो सामान्य बालक से क्या है, असाधारण रूप से कैसे होते हैं, अलग होते हैं। मीन्स जिससे वे क्या है, कक्षा के अंदर, घर के अंदर, समाज में क्या है, समस्याएं उत्पन्न करते हैं और समायोजित भी क्या है, ये
नहीं हो पाते हैं आपका, ठीक है। और क्या है, असामाजिक व्यवहार करते हैं, वो कक्षा में भी बाधाएं करते हैं, चोरी करते हैं। इसके अलावा आपका आ सकता है ऑप्शन में झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलते हैं ये आपके, ठीक है। और स्कूल से भाग जाते हैं, स्कूल से भागना, स्कूल से भागना। और अनुशासनहीनता करना या नेगेटिव इनका बिहेवियर, तो ये सभी क्या हैं, समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आते हैं। आपके क्या हैं, ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनके अलावा ये पॉइंट ना देके ये पॉइंट्स भी आपको दे सकते हैं इसमें। ओके, नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है आपका, वंचित बालक निम्न में से किसे कहा जाता है? स्वास्थ्य संबंधी समस्या, सुरक्षित वातावरण में कमी, आत्मविश्वास में कमी, या फिर सभी। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सभी, ठीक है। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जो वंचित बालक होते हैं वो होते कौन हैं। तो ये जो बालक होते हैं ये कैसे होते हैं कि आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, मीन्स या तो इनकी आर्थिक रूप से कैसे, लाइक मतलब निम्न आय, इनकी जो सैलरी होती है पेरेंट्स वगैरह की वो कम होती है, आय होती है, ये गरीबी रेखा में होते हैं आपके, है ना। और वित्तीय असुरक्षा का इनको सामना करना पड़ता है। ओके, और इसमें क्या आता है, और आता है इसमें आत्मविश्वास में भी कमी होती है इनकी, जो ये बच्चे होते हैं जो वंचित बालक होते हैं। अब किसको कहा जाता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है इनमें, सुरक्षित वातावरण में इनको एनवायरनमेंट जो होता है वो अच्छा नहीं मिलता है, सुरक्षित वातावरण में कमी मीन्स अच्छा नहीं मिलता। इनके क्या है, इनके आत्मविश्वास में भी कमी होती है। हीनता और हताशा के कारण क्या होता है, प्रेरणा और आत्मविश्वास में क्या होता है, कमी होती है, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। यहाँ आपकी क्लास ओवर होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।